पाकिस्तान जो है उसके मिनरल जो रिजर्व्स हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं इस वक्त। तो क्या चेंजेस बड़ी की है और पाकिस्तान के पास इस वक्त क्या अपॉर्चुनिटी है एक्सपोर्ट के लिए? मेरी बाहर वालों से बात होती है, वो ये कहते हैं कि हमें सबसे अच्छा काम पाकिस्तानियों का लगता है। अगर हम पाकिस्तान में बात करें, एक्सपोर्ट में मल्टीपल एरियाज हैं, कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें हम फौरन जाके डाइव इन कर सकते हैं और काम स्टार्ट कर सकते हैं, आसान है? इंडियंस वो कम नजर आ रहे हैं क्योंकि वो वापस अपने बेंगलुरु और कैलकाटा जगहों पे जा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई हम अपने मुल्क में इस ज्यादा सैलरी कमा रहे हैं तो हम यहाँ पे रह के क्या करेंगे। जो ये आपका फॉरम है, इसकी कोई आप मंथली ईयरली कोई चार्ज करते हैं या फ्री ही रखा है? 4 महीने लगेंगे अपनी मार्केट बनाने में, लेकिन आप ये समझ लें कि साल भर के बाद आपके पास टाइम नहीं होगा। तो ये क्या ट्रम्प ने कितनी बड़ी बड़ी चेंजेस कर दी है, पूरा सिस्टम हिला हुआ है, बल्कि मैं तो कहता हूँ हिला हुआ नहीं, रुका हुआ है। इंडिया से कम्पीट करना है तो अब आप हथियार से नहीं कर सकते, आपको इकोनॉमिक जंग जो है वो आपको जीतनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का। अच्छा, पहला सवाल तो मेरा ये है कि आपका इंटरनेशनल माशाल्लाह से एक फॉरम चल रहा है। बिफोर डाइव इन इस पे जाने से पहले आपका माशाल्लाह से ई कॉमर्स और मल्टीपल आपकी है, थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड पहले जानना चाहता हूँ। आपने कहाँ से एजुकेशन हासिल की, पास्ट में क्या क्या एक्टिविटी की और करंट ये भी क्या कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया तहसीन, आपने जी, अपने जी। प्रोग्राम में इनवाइट किया। बेसिकली जो है मैं कराची से बिलोंग करता हूँ और पैदाइश मेरी यहीं की है। फिर यहाँ पे एक स्कूल था, वहाँ से मैंने मैट्रिक किया, अच्छे नंबर आ गए तो जो कराची का टॉप मोस्ट कॉलेज था आदम जी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज, बहुत वहाँ फेमस से उस ज़माने में जो टॉप कॉलेज था वो वही था। तो वहाँ से मैंने फिर इंटरमीडिएट किया। फिर उसके बाद जो है अल्लाह ने नंबर दे दिए तो हम NAD यूनिवर्सिटी चले गए। NAD से जो है हमने इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग मैंने 96 का मेरा बैच था, 2000 में मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट की और उसके बाद जो है वो प्रोफेशनल लाइफ में आ गया। और उसके बाद जो है फिर ज़ाहिर बात है सिलसिला पे ट्रेड बॉडीज़ में आना और ये सारी चीज़ें जो है फिर उसके बाद से सिलसिला चलता रहा। और अभी आपका जो फॉरम है इसके बारे में, इसमें आपने कुछ ऐड नहीं किया, कैसे ख्याल आया, आपने इसको क्यों बनाया, ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? देखिए, इंटरनेशनल बिजनेस फोरम को मेरे लिए बिजनेस प्लेटफॉर्म होना कोई नया बात नहीं है, क्योंकि मैं 2000 में क्योंकि हमारी जो बैकग्राउंड है वो वालिद क्योंकि कारोबारी शख्सियत थे और 1969 से हमारा काम था एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट है हमारी टेरी टॉवल की। तो बिजनेस ओरिएंटेड तो हमारा पहले से माइंड था। तो 2000 जब मैंने इंजीनियरिंग की उसके बाद मैं कारोबार में आ गया और कारोबार में आने के बाद जो है वो हमने अपने कारोबार को वसअत दी, उसमें लग गए कि एक्सपोर्ट हमने बढ़ानी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी हुई। फिर जो है एक प्लेटफॉर्म मिला, क्योंकि नॉर्थ कराची में मेरा यूनिट थे, 4 यूनिट मेरे नॉर्थ कराची में थे। तो वहीं पे जो है मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं नॉर्थ कराची का तारीख का सबसे छोटा जो है एज में वाइस प्रेसिडेंट बना 2013 में। तो जब 2013 में मैं वाइस प्रेसिडेंट बना तो उस वक्त मुझे इतना इल्म नहीं था बिजनेस कम्युनिटी में किस तरह उठा बैठा जाता है, किस तरीके से बात की जाती है, किस तरह ब्यूरोक्रेट से, पॉलिटिशियन से। तो वो एक सिलसिला जो हमारे सीनियर्स का था वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने हमें ट्रेंड किया किस तरह बात की जाती है, किस तरीके से जो है वो बैठा जाता है, उठा जाता है। तो वो एक ग्रूमिंग का सिलसिला शुरू हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2013 से हम जो है वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद जो है वो सारा हम बिज़नेस कम्युनिटी में इन्वॉल्व हो गए। तो फेडरेशन और चैम्बर और ये सारी जो पॉलिटिक्स थी इसमें हम गाए बगाए हम शिरकत करते रहे। उसके बाद एक वक्त आया कि हमने कहा कि जो कराची चैम्बर और फेडरेशन है वो बहुत बड़े पैमाने पे सोच रही है, लेकिन जो छोटे पैमाने पे है जो मसाइल हैं और उसके कारोबार किस तरह बढ़ाया जाए इसका नहीं सोच रही। देखें, वो बात करेगी बड़े होराइजन पे, ठीक है ना। हम कह रहे हैं कि छोटे होराइजन पे कोई बात नहीं कर रहा कि मैन टू मैन और कंपनी टू कंपनी जो है वो किस तरह फ़ायदा पहुँचे। तो उस सिलसिले में मैंने और हमारे कुछ लाइक माइंडेड दोस्तों ने एक ग्रुप फॉर्म किया तकरीबन आज से कोई 4 साल पहले। और वो ग्रुप बहुत देखते ही देखते फ्लरिश इसलिए किया कि वो लोग उससे कनेक्ट होना शुरू हो गए, क्योंकि उसमें जितनी भी फील्ड के लोग थे उनको सबको दावत थी कि वो आएँ और अपनी नेटवर्किंग करें। बेसिकली नेटवर्किंग असल नेटवर्थ होती है आपकी कि आप किस सन की बात कर रहे हैं? ये हम 2020 की बात कर रहे हैं, 20 के एंड की बात कर रहे हैं। तो हमने बजाय इसके कि हम सोशल क्लब बनाते, हमने एक बिजनेस क्लब बनाया। तो अच्छा, वो क्लब फिर देखते देखते बड़ा फ्लरिश किया, लेकिन उसके बाद से वो फिर हमारी राहें जुदा हो गई पिछले साल। तो हमने जो है फिर अपना एक ग्रुप बनाया जो कि इंटरनेशनल बिजनेस फोरम के नाम से, जिसका मैं फाउंडर हूँ।
और उसको हमने ये कहा कि ये 100% जो है वो नॉन पॉलिटिकल ग्रुप होगा, जिसमें कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं होगी, कोई रिलीजन की बात नहीं होगी, सिर्फ बिजनेस किस तरह इंक्रीज किया जाता है और बिजनेस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हम अपने दोस्तों को पहुंचाएंगे। ठीक है, इसमें कोई कैद नहीं है, जो भी प्रोफेशनल होगा चाहे वो किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखता हो वो आ जाएगा। क्योंकि देखिए मैं एक्सपोर्टर हूँ, मुझे हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं बैठा हुआ हूँ तो मैं टैक्सेशन के डिपार्टमेंट में मुझे जाना है तो लॉयर से भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मुझे स्टेशनरी भी चाहिए तो स्टेशनरी वाले से भी पड़ेगी, कोई प्लास्टिक के सामान है तो उसके भी, मतलब हर चीज़ का मुझे सप्लायर चाहिए। और आदमी कराची में वही सर्वाइव करता है जिसके कॉन्टैक्ट्स बहुत होते हैं, और वो जितना डाउन टू अर्थ रहेगा, जितना ज़मीन से जुड़ा हुआ रहेगा और लोगों से मिलता रहेगा, उसको वो सोर्सिंग करने में आसानी होगी। तो हमारी बेसिकली जो इंटरनेशनल बिजनेस फोरम है वो इतना ज़बरदस्त एक प्लेटफॉर्म है कि आप कोई भी चीज़ आप उसमें डालते हैं कि ये चीज़ हमें दरकार है, तो आपके पास 4 सप्लायर जो हैं वो या वो आपको बता देंगे, या वो खुद होंगे, या वो आपको बता देंगे। तो आप जल्दी आप पहुंच जाते हैं उस जगह तक जहां तक आपको टाइम लगता, आपको सर्च करने में मसला होता। तो ये एक तरीके का बिजनेस चैट जीपीटी है कि आप डालेंगे और उसमें आपको सप्लायर मिल जाएंगे, तो ये आपको गाइड करने वाले मिल जाएंगे। वरना जो है, और मैं ऐसा चेयरमैन हूँ कि अब मेरे पास हर वक्त जो है टेलीफोन खुला होता है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ज़ाहिर बात है ये सारा हम लोग काम कर रहे होते हैं बिजनेस वेलफेयर के लिए, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हम सबको बता रहे होते हैं, चीज़ें दे रहे होते हैं। जबकि अगर आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपको पता है कि वो फिर बिजनेस रिलेटेड जो भी आप कोई सवाल करते हैं तो फिर वो जहन में आता है कि यार इसको मैं क्यों फ़ायदा पहुँचाऊँ। हमारे यहाँ ये सिलसिला नहीं है। तो ये ख्याल आया था कि हमने मिल के चलना है, इस वजह से इंटरनेशनल बिजनेस फोरम बना। और अभी तकरीबन अच्छे खासे आपके कितने मेंबर हैं इसमें? हमारे पास जो हैं वो ऑल टुगेदर जो है वो 500 प्लस मेंबर हैं, जो कि टॉप बिजनेस से लेके और मीडियम साइज़ और स्मॉल साइज़ इंटरप्राइजेज जो हैं वो इसमें शामिल हैं। तो कराची का मेरा नहीं ख्याल कि जितना भी टॉप का बिजनेसमैन है वो हमारे ग्रुप में ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही फेडरेशन हो या चैम्बर हो या ट्रेड बॉडीज जो जिसको कहते हैं आप, जो हमारे साथ टाउन ट्रेड बॉडीज़ बनी हुई हैं, जैसे नकाटी है, फबाटी है, लाटी है, सारी जितनी भी हैं, साइड सुपर हाईवे है, तो इसके सबके तमाम लोग जो हैं वो हमने ऑन बोर्ड किए हुए। ना सिर्फ हमने कराची के किए हुए, बल्कि हमने लाहौर के भी किए हुए, सियालकोट के भी किए हुए, इस्लामाबाद के भी किए हुए, और हमने ना सिर्फ कराची पाकिस्तान में रह के बल्कि पाकिस्तान से बाहर जो है उसका यूएस चैप्टर हमने बनाया हुआ है, चाइना चैप्टर बनाया हुआ है, यूएई चैप्टर बनाया हुआ है, जिसमें हम जो है वहाँ के लोग जो हैं वो हमने इंडक्ट किए हुए। तो इस तरीके से हमारा जो मकसद है, पहले हम चाहते हैं कि यहाँ के बिजनेसमैन को हम अपनी बात पूरी तरीके से पहुँचा सकें, उनके साथ एक हमारी अच्छी मेंटल हार्मनी हो जाए। उसके बाद हम जो यहाँ की प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनली हम रिकग्नाइज़ कराएं, क्योंकि बहुत बड़ा मार्जिन। आप पाकिस्तान से बाहर जाएं तो आप देखेंगे कि इंडिया छाया हुआ है, बिल्कुल ऐसा, ठीक है ना। दुबई आप चले जाएं, 2 कंट्रीज़ हैं, इंडिया और चाइना, ये आप इसके अलावा आपको कोई कम्युनिटी कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो क्यों नहीं पाकिस्तान जो है उसकी स्टोर्स वहाँ पे हैं, क्यों नहीं पाकिस्तान का जो एक्सपोर्टर है वो उन ममालिक में पहुँच रहा है कि जो पाकिस्तान जहाँ जा सकता है। आप देखें कि अरब कंट्रीज सारा चाइना और इंडिया ने कब्ज़ा किया हुआ है, तो आप अब दूसरे ममालिक देखें, आप अफ्रीका की तरफ जाएं, अफ्रीका में पाकिस्तानी बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, लेकिन बात वही है कि जब तक आप अपने छोटे भाई का हाथ पकड़ के उसको थामेंगे नहीं, और क्योंकि यहाँ पे जो है वो एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ते। चाइनीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट से लेके और उनके जो बिजनेसमैन है वो सारे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसी तरह इंडियन आप जाएं, एक इंडियन जो है वो अपने साथ पूरे लोगों को बुला लेता है। सही है। तो यहाँ पे जो है वो सपोर्ट सिस्टम ही नहीं है, हमारी गवर्नमेंट ही हमें सपोर्ट नहीं करती, तो बहुत सारे असल में जहन साजी की ज़रूरत है, माइंड सेट की ज़रूरत है कि आपका जो नसीब है वो कोई दूसरा नहीं ले जा सकता। आपको जो अल्लाह ने, आपकी जो मेहनत है, आप जो कर रहे हैं और आपका जो ज़र्फ है उसके हिसाब से आपको मिलेगा, और जुड़ के नसीब बढ़ता ही है, बढ़ेगा। ये जब तक आप देखें ना, आप क्यों करते हैं इतनी चैरिटी जो है पाकिस्तानी से ज़्यादा तो कोई, और सबसे ज़्यादा कराची से ज़्यादा तो चैरिटी कोई नहीं करता। जब आप इतना चैरिटी कर रहे हैं तो अगर आप यही काम जो है अपने छोटे बिजनेसमैन को उठाने में लग जाएं तो वो 500 घरों को जो है किफ़ालत कर लेगा, वो 1000 लोगों की किफ़ालत कर, लाखों लोगों को रोज़गार देगा, जिससे आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो इनडायरेक्टली आपका जो है वो वैसे अल्लाह की तरफ से आपको बेनिफिट मिल जाएगा।
तो ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है और दिखावा जो है वो हमें कम करना चाहिए, प्रैक्टिकली ज़्यादा जो है हमें वर्क करने की ज़रूरत है। जो ये आपका फॉरम है, इसकी कोई आप मंथली ईयरली कोई चार्ज करते हैं या फ्री ही रखा है आपने? देखें, इसकी ज़ाहिर बात है, एक कोई भी बिजनेस क्लब होता है उसके मिनिमम जो रनिंग कॉस्ट होती है उसको हमने बेयर करना होता है। तो वो हम आपस में जो रनिंग कॉस्ट है वो तो मैनेजिंग कमेटी है 14 रुकनी 14 रुकनी मैनेजिंग कमेटी है जो कि हर फील्ड से रिलेटेड है और उनको कमेटी दी गई है। कोई बिजनेस अर्बन प्लानिंग की कमेटी है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, वो एक साहब को दी गई है जो कि इसकी फील्ड के हैं, और एजुकेशन की एक फील्ड की उनको दी गई है, ट्रैवल एंड टूरिज्म है उसकी एक फील्ड दी गई है। ये तमाम एक एक करके फील्ड जो है ना, तो ये 14 लोगों को दी गई है जो कि एक ऑफिशियल फिगर है। एक स्टैंडर्ड कमेटी जो होती है मैनेजिंग कमेटी, वो 14 लोगों पर मुश्तमिल होती है। उनको हमने ये बताया कि आपने हर फील्ड में जो है वो अपने तौर पे एक कमेटी तश्कील देनी है और उसकी रिपोर्ट जो है वो मंथली बेसिस पे आपने हमें प्रोवाइड करनी है कि आपने इसमें क्या क्या काम किया। तो वो उनकी अपनी नेटवर्किंग चल रही होती है, ठीक है, वो चेयरमैन को सारा रिपोर्ट कर रहे होते हैं। तो वो जो कंट्रीब्यूशन है, जो हमारी रनिंग कॉस्ट है, वो बेसिकली जो है हमारी मैनेजिंग कमेटी जो है वो बेयर कर रही होती है। बाकी जहाँ तक रही मेंबरशिप की, तो मेंबरशिप आपको जो है किसी रेस्टोरेंट में जाएं, किसी होटल में जाएं, तो वहाँ की भी मेंबरशिप होती है। तो एक बहुत ही नॉमिनल सी मेंबरशिप जो है वो हमने रखी है जो कि ना होने के बराबर है। वो ये ना हो किसी को कि भाई फ्री में आप बुला रहे हैं, तो आप ये लेते हैं तो उसमें आपका कार्ड बनता है, बाकायदा सर्टिफिकेट बनता है, बाकायदा जो सोशल मीडिया पर अनाउंसमेंट होती है उसकी पूरे वेबसाइट पे जो है बताया जाता है। तो उससे थोड़ा सा उसको ये लगता है कि हाँ भाई ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है और जो बाकायदा प्रॉपर्ली, क्योंकि हमारे रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो एक उसका स्टैंडिंग अपनी है, अपनी बढ़त है उसकी। तो अगर कोई कनेक्ट होना चाहे आपके फोरम पे, कैसे कनेक्ट हो सकता है, ज्वाइन कैसे कर सकता है? देखिए, उसके लिए बड़ा आसान तरीका है कि हमारा सोशल मीडिया फेसबुक पे पेज बना हुआ है, वहाँ पे आप किस नाम से है वो पेज? इंटरनेशनल बिजनेस फोरम के नाम से। इंटरनेशनल बिजनेस फोरम के नाम से ही पेज है। उसमें मैसेंजर है, उसमें मोबाइल नंबर है, आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको फॉर्म आपको देंगे, वो फॉर्म के साथ साथ आपने NTN और CNIC की कॉपी देनी है और अपनी पिक्चर देनी है और अपनी पूरा फॉर्म भर के आप फिल करके आप हमें सेंड कर दें। उसके बाद जो है वो 14 रुकनी कमेटी में से एक कमेटी है जो कि हमने मेंबरशिप अप्रूवल कमेटी बनाई हुई है। वो उनसे इंटरव्यू करती है और उनसे बातचीत करके कि हाँ ये साहब जो हैं ये प्रोफेशनली हैं और इनका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर है, जितना भी वो कर सकते हैं वो चेक करके फिर उनको मेंबरशिप अप्रूवल होती है। फिर उसके बाद कहा जाता है कि आप जो है इसकी फीस आप पे करें। अच्छा, आपने भी कोई डिनर भी प्लान किया है? मेरे पास मैसेज भी आया था। जी। उसका वो क्यों आपने प्लान किया, उसकी क्या ऑब्जेक्टिव क्या होता है उसका? बेसिकली जो छोटे इवेंट्स तो हमारे हो रहे होते हैं मंथली बेसिस पे, लेकिन जो एक बड़ा साल के 2 बड़े ग्रैंड इवेंट्स होते हैं हमारे, एक साल के शुरू में होता है और साल के एक आखिर में होता है। उसमें क्या होता है, जितने भी मेंबर्स होते हैं वो ना सिर्फ वो बल्कि हम पूरे कराची से जो बिजनेस कम्युनिटी है उनको हम दावत देते हैं कि वो आएँ और नेटवर्किंग करें। उसमें हम शर्त ये रखते हैं कि आप अपने साथ बिजनेस कार्ड लेके आएँ ताकि एक शेयर हो सके कि आप क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ। एक वो उसमें बहुत ही रैंडम मुलाकात होती है, लेकिन रैंडम से ये होता है कि जब आप कहीं किसी से मिलते हैं किसी प्लेटफॉर्म पे तो वो इंसान याद रह जाता है। हम जहाँ पे भी जाते हैं हमारी मुलाकात होती है, एक दफ़ा मुलाकात होती है, मैं याद रहता है मुझे कि कौन सा शख्स मुझे कहाँ मिला था। तो उसका कार्ड हो या ना हो वो मेरे पास वो याद रहता है। फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो आप उसका नंबर भी फीड कर लेते हैं फिर। तो ये पहला स्टेप होता है किसी भी शख्स को जानने के लिए कि आप किसी भी तकरीब में आप जाएं और आपको डिनर भी, आपने डिनर चार्जेस भी हैं आपके, और आप जो है उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं और एक अच्छे पीसफुल और अच्छे हेल्दी इन्वायरमेंट में आप उनसे बातचीत कर रहे हैं। उसमें ज़ाहिर बात है बैठक होती है, सारे बड़े बिजनेसमैन ही बैठे होते हैं, छोटे बिजनेसमैन ही बैठे होते हैं, वो आपस में एक इंटरेक्शन का एक तरीक़ेकार है जो कि हम लोगों ने राइज किया हुआ है। नहीं, बहुत अच्छा तरीका है। मुझे भी एक मैसेज आया था, मैंने कहा चले ज्वाइन करेंगे। दूसरा, आज का जो मेरा टॉपिक वैसे भी था वो एक्सपोर्ट पे था। माशाल्लाह से आपका एक्सपीरियंस है, तो ये क्या ट्रम्प ने कितनी बड़ी बड़ी चेंजेस कर दी है, पूरा सिस्टम हिला हुआ है, बल्कि मैं तो कहता हूँ हिला हुआ नहीं, रुका हुआ है। तो वो हिलता तो चलो चल तो रहा है, लेकिन वो चल ही रुक गया है। तो क्या चेंजेस बड़ी की है और पाकिस्तान के पास इस वक्त क्या अपॉर्चुनिटी है एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए स्पेशली? देखिए, पाकिस्तान जो है वो एक वक्त ऐसा था कि जो चाइनीज़ को पहली दफ़ा उसने बताया कि वीविंग किस तरह से होती है। पाकिस्तान ऐसा वक्त था कि हमने एमिरेट्स को लोग अपने दिए और कहा कि एयरलाइन किस तरह चलती है। ये हमारी बदकिस्मती है
कि हम जो है आज सबसे पीछे हैं, और उसकी मेन वजह यह है कि हमारे पास जो है वो जिन लोगों के पास डिसीजन मेकर्स थे, उन लोगों ने जो है वो आपस में लड़ते गए, और यूनिटी, जो कायदे में कहा था, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, ना हमारे अंदर डिसिप्लिन है, कोई हमारी पॉलिसी जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, हमने बेइंतहा कोशिश की कि गवर्नमेंट जो है वो ऐसी पॉलिसीज़ लेके आए जो कि कंसिस्टेंट हो। अच्छा, अब जो इस वक्त करंट सिचुएशन है वो है ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाए उस पे क्या सिचुएशन बन रही है। देखिए, उस पे सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान को जो एक फेवर है वो ये है कि जैसे हम अपनी रीजन में देखें कि हमारा कंपटीटर कौन है, तो हमारे जो 3-4 कंपटीटर हैं उसमें जो है इंडिया जो है वो सर फहरिस्त है, और चाइना तो आउट हो गया क्योंकि इंडिया, अमेरिका और चाइना की डायरेक्ट समझ लें ट्रेड वॉर चल रही है, तो वो 145% जो उन्होंने इंपोर्ट पे लगाया है, तो वो उनके जो अपने कस्टमर है उनके लिए ही फिजिबल नहीं है, क्योंकि टैरिफ ये वो है कि जो इंपोर्ट होगी चीज़ उस पे जो इंपोर्टर है, यानी कि अमेरिका का अपना बंदा जो है जो इंपोर्ट कर रहा है, वो 145% पे करेगा। तो वो पे करेगा तो वो आगे फॉरवर्ड करेगा तो वो कस्टमर के ऊपर जाएगा, तो कस्टमर वो चीज़ खरीद ही नहीं सकता। तो आपको ट्रम्प का पॉलिसी है कि वो हमें यहाँ पे खुद डेवलप करनी चाहिए चीज़। अच्छा, आप खुद तो करनी चाहिए, लेकिन उसमें लगता है टाइम। ठीक है ना, उसके लिए पूरी आपको ह्यूमन रिसोर्स तैयार करनी पड़ेगी, उसको पूरा अपना सेटअप तैयार करना पड़ेगा, वो इतनी जल्दी नहीं हो सकता। तो वो प्रोडक्ट आपको फिर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश और वियतनाम, सिंगापुर, इन लोगों से आपको लेनी पड़ेगी। तो पाकिस्तान का जो टैरिफ लगाया है वो 29% है, जो कि अभी 3 महीने के लिए होल्ड किया हुआ है दुनिया भर का। तो वैसे जो लगाया वो 29% है, इंडिया का 26% है और बांग्लादेश का 37% है। तो हमारा इस रीजन में कम है, और हम इस वक्त रॉक बॉटम प्राइस पे खड़े हुए हैं, क्योंकि जो कॉटन है वो इससे ज़्यादा कोविड के बाद से इससे ज़्यादा नीचे नहीं आई। तो अभी जो चांस है हमारे लिए वो बहुत अच्छा है, गोल्डन चांस है कि हम इस मार्केट को हम कैप्चर कर सकें टेक्सटाइल में। लेकिन बात वही है कि आपके पास जो सेटअप इस वक्त करंट है, तो वो आप इंक्रीज कितना कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके लिए आपके सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो है आपकी बिजली जो है 7 रुपए कम हुई है, तो मैसेज आ रहे हैं अब तो सर वो 7 रुपए जो है वो किसी को कॉल भी मिला है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के फजल करम से हमने 7 रुपए कम कर दिए हैं। तो ये जो मैं कहूँगा कि इस तरह की गिमिक्रीज जो है ना, ये ख़त्म की जाए, और जो है रियल प्रैक्टिकली जो काम किया जाए ना, वो असल में नज़र आना चाहिए। देखें, चाइना ले लें, इंडिया ले लें, बांग्लादेश ले लें, ये तकरीबन 6 से 7 सेंट की बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग जो है वो इस वक्त भी अगर सेंट की बात करें तो कितना हुआ ये पाकिस्तानी रुपीस में? 14 रुपए। हाँ, और उसके बाद जो है हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो तकरीबन जो है वो 14-15 रुपए सेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली। ठीक है, तो हम एक तो लिविंग प्लेइंग फील्ड ही नहीं। दूसरा ये कि मैं हमेशा, अभी कल भी मैं स्टेट बैंक में जब उन्होंने मुझे बुलाया कि एसएमईज को हम किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, तो मैंने उनको कहा कि सर देखें, हमें लिविंग प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी। आप बात को समझें, ये आप अगर हमें बुलाएंगे बिजनेस कम्युनिटी को और आप बात करेंगे, 6 दफा बुला लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि आप स्टेक होल्डर को नहीं बुलाएं। देखें, जो पॉलिसी मेकर हैं, जो जिनके हुक्म पे चीज़ें मूव होती हैं, आप जब तक उनको नहीं कहेंगे ये चीज़ नहीं हो सकती। पहले तो उनको समझ में आना चाहिए। देखें, गैस हमारे पास है नहीं, तो हम एनर्जी जनरेट ही नहीं कर सकते, मतलब इलेक्ट्रिसिटी अगर हम जनरेट करना चाहें तो हम वो नहीं कर सकते। तो हम डीजल के ऊपर जाते हैं, तो वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है ना, फिर उसकी मेंटेनेंस, जो जनरेटर की मेंटेनेंस है वो कॉस्ट है, क्योंकि के इलेक्ट्रिक से जो बिजली मिल रही है वो बहुत महंगी। अच्छा, फिर हम ये तो हमारी अपनी ऑपरेशंस बता रहा हूँ, लेकिन अगर हम डाइंग यूनिट लगाते हैं, कुछ और लगाते हैं, तो उसमें आप देख रहे होंगे कि लोगों ने कोयला इस्तेमाल किया, कोयला इस्तेमाल नहीं हो सका, फिर उन्होंने लकड़ी इस्तेमाल की। लकड़ी इस्तेमाल करने का ये होता है कि आपको हीट कंसिस्टेंट नहीं मिलती है। जब कंसिस्टेंट नहीं होती तो उसमें वेरिएशन आ जाता है, और ये इंटरनेशनल ऑर्डर्स हैं, इसमें एक एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो आप देखें ना, गैस है, पानी हम खुद खरीद रहे हैं। ठीक है ना, पानी खरीद रहे हैं, उसकी टेस्टिंग होती है पानी की, उसमें भी खर्चा होता है, फिर उसकी पानी के ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा होता है, फिर इतना पानी मिलता नहीं है। ठीक है ना, तो आप ये देखें कि हमारे पास मसले पे सिक्योरिटी सबसे बड़ा मसला कहता हूँ सिक्योरिटी है। ठीक है ना। अच्छा, आप सिक्योरिटी भी आप अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं,
आप पानी भी ले रहे हैं, गैस भी ले रहे हैं, बिजली भी ले रहे हैं, खुद ही खरीद रहे हैं, मतलब सब खुद खरीद। और इसके बाद जो है वो आपके पास जितनी टैक्सेशन के डिपार्टमेंट है वो आपके सर पे सवार हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो अभी SIFC बनाया गया है सिंगल विंडो, तो उसके ज़रिए जो है चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की है, लेकिन ये मुसलसल और बाकायदा तौर पे इसकी फॉलोअप के साथ मुसलसल मीटिंग होनी चाहिए। और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अपना एक बाकायदा पॉइंट वाइज बना के भेजें इंटरनेशनल बिजनेस फोरम भी स्टेट बैंक को, ताकि उनको भी समझ में आए कि हमारे क्या मसाइल। जब तक देखें मसाइल समझ में नहीं आएंगे उसका हल नहीं आप निकाल सकते। एक तो पहले वही बंदा इसका हल निकाल सकता है जो सेटअप को समझता हो, ठीक है ना। अब आपने इकोनॉमिस्ट जो है वो बिजनेस को नहीं समझेगा, बिजनेस मैन नहीं बता सकता, जो एनालिसिस करता है, बिजनेस एनालिटिक्स जो जानता है वही बता सकता है कि कहाँ चीज़ जो है आपकी रुक रही है। तो ये चीज़ों पे आपको तवज्जो देनी पड़ेगी। बाकी जो है पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो रोशन इस तरीके से है कि आपने एक बड़े हरीफ जो है चाइना को आपने क्योंकि पीछे धकेला है, और अमेरिकन कंपनीज जो हैं अब वो चाइनीज़ से वाइंड अप कर रही हैं अपना काम, तो ज़ाहिर बात है काम पाकिस्तान की तरफ आएगा। अब पाकिस्तान की तरफ आएगा तो पाकिस्तान को अपना सेटअप जो है वो उस हिसाब से डेवलप करना होगा, और वो डेवलप करने के लिए अभी तो कोई सोच ही नहीं है। अभी तो उसके नहीं सोच है, सोच तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बात वही है कि लोग जहाँ से जो पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से, और जो जितना भी देखें, मैं आपको बताऊँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ज़हनी सुकून। ज़हनी सुकून जो है वो कैसे आता है, जब आपके पास इंसाफ होता है, ठीक है। आपका मुल्क में सबसे बड़ा मसला जो है वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। देखें जब स्टेक होल्डर्स, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो लॉ मेकर्स हैं, ठीक है ना, आप लॉ कहाँ बनता है, सेनेट में, और उसको अप्रूव होता है आपका नेशनल असेंबली में। जब आपका वो डिस्टर्ब होगा, आप उसको अभी तक जो है वो सेटल करने के लिए वो मतलब सेटल होने नहीं हुआ है वो, ठीक है। तो ये सब लोग देख रहे हैं। कोई भी इन्वेस्टर जब यहाँ आता है तो वो ये देखता है कि यार मेरा पैसा महफूज है कि नहीं है, मैं जो लोग जहाँ लेके आ रहा हूँ वो महफूज हैं कि नहीं है। तो जब हम ही लोग खुद यहाँ पे रहने वाले लोग इतने डिस्टर्ब हैं कि हम जो समझ रहे हैं कि वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, तो वो बड़ी इन्वेस्टमेंट लोकल इन्वेस्टर नहीं कर पा रहा तो बाहर का इन्वेस्टर क्या आके करेगा। तो ये है कि गवर्नमेंट को और एस्टैब्लिशमेंट को चाहिए कि वो बिजनेसमैन को बार बार एतमाद में ले, और सबसे जो अवलीन जो उसकी प्रायोरिटी है वो एक्सपोर्टर्स हैं। देखें जो पाकिस्तान को इस भंवर से निकाल सकता है उसमें एक ही, आप किसी भी इकोनॉमिस्ट से बात कर लें, कितना ही बड़ा बिजनेसमैन से बात कर लें, कहेगा एक ही तरीका है कि डॉलर ले आओ, और कोई तरीका नहीं है। बैलेंस ऑफ ट्रेड दूर करने के लिए और ट्रेड डेफिसिट दूर करने के लिए एक ही तरीका है कि डॉलर आ जाए। अच्छा, डॉलर आने का सिर्फ 3 तरीका है, कोई चौथा तरीका ही नहीं। एक तो आप एक्सपोर्ट बढ़ा दें, दूसरा आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ले आएँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिया, तीसरा जो है आपका होम रेमिटेंस से, जो लोग बाहर बेचारे अपने से दूर मेहनत कर रहे हैं और रेमिटेंसेस भेज रहे हैं। तो ये 3 तरीके हैं आपको फॉरेन एक्सचेंज लाने के। इसमें जो सबसे अहम जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, जिसको आप सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए आपको, वो है एक्सपोर्टर, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज लाना जो है आप मिन्नतें करेंगे, सही है, बाहर जाएंगे, उनसे कर्जे लेंगे कि भाई आप हमें कर्जा दे दो, हमारे पास बैंकों में ये रखवा दो, हम आपका PIA गिरवी रखवा देते हैं, अपना हाईवे गिरवी रखवा देते हैं, हमारा ये ले लो वो ले लो, हमें गिरवी रखवाना पड़ेगा। लेकिन एक एक्सपोर्टर है जो कि सारा अपने पर ले रहा है, बर्डन सारा अपने पर ले रहा है, आपसे कुछ भी नहीं मांग रहा, यहाँ तक कि जो डॉलर वो खुद कमा रहा है वो भी आप रेट उसको बता रहे हैं, वो डॉलर उसके हैं लेकिन रेट आप बता रहे हैं, ठीक है, सही है। अब दुनिया भर में काइबोर क्या चल रहा है, हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कि अब जाके वो 12% पे आया है, 22-24 तक रहा है जी जी जी, 21-21% तक चला गया था ये। अच्छा, ये तो हो गया स्टेट बैंक का, तो आप तो स्टेट बैंक से डायरेक्ट काम नहीं करते, तो फिर आप इंटर बैंक से काम करते हैं, मतलब जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, उनके अपने 4-5% वो रखते हैं। तो ये पहुंच गया था 24% पे। अल्लाह का शुक्र है कि अब 12% पे काइबोर आ गया है, और जैसे जो बैंक जिस तरह से निगोशिएट करता है 2% 4% पे, तो वो भी आपको पे करना पड़ता है। ना सिर्फ ये बल्कि 18% आपको GST भी पे करने पड़ते हैं। तो एक्सपोर्टर तो कहीं से भी नहीं बच सकता, उसको तो कंप्लायंस पूरी करनी ही करनी है 100%, क्योंकि उसका जब पैसे आते हैं वहीं कट जाते हैं।
फेडरल एक्साइज ड्यूटी कट जाती तो है। बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आ रहे होते हैं, उनको चोरी भी नहीं कर सकता, छुपा भी नहीं सकता, सब कट चुका होता सब कटता है। उनको हर महीने रिपोर्ट जमा करानी होती है, यहाँ तक कि किससे आपने चेक लिया उसका विद होल्डिंग भी काटना है, किसको आपने चेक दिया, ठीक है ना, वो आपने पूरा ट्रैक रखना है, किसको लिया किसको दिया, ठीक है ना। कैश आप जो अगर आपने समझ लें कच्चे का परचेज किया उस पे आपने खुद रखी है चलो तो वो बातों में निकल जाती है बात कि आपने जो है सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो एक्सपोर्टर जो है बेचारे जो हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि इतने लोग उनके साथ जुड़े हुए होते हैं, इतनी लोगों को अल्लाह की तरफ से उनके ऊपर ब्लेसिंग है कि वो रोज़गार दे रहे होते हैं, तो वो अपने तौर पे पूरी कोशिश करते हैं कि यार ये जो साइकिल है ये बंद ना हो और रोज़ी का एक सिलसिला चलता रहे। अच्छा अली भाई, पॉइंट ये था कि अभी ऐसे कोई एक फील्ड अगर हम कहते हैं, जैसे अगर हम इसको सिमिलैरिटी दे देते हैं, जैसे अगर हम कहते हैं ना आपने अगर ऑनलाइन काम करना है तो आप अमेजोन भी है, ईबे भी है, तो बोलेंगे भाई अमेजोन चले जाओ, बड़ी मार्केट है, कुछ ना कुछ तो कर ले। अगर हम पाकिस्तान में बात करें, एक्सपोर्ट में मल्टीपल एरियाज हैं, तो कौन सा ऐसा एरिया है जिस पर हम फौरन जाके डाइव इन कर सकते हैं और काम स्टार्ट कर सकते हैं, आसान है? देखें इस वक्त जो दुनिया भर में सबसे जो फास्ट ग्रोइंग है वो आपकी आईटी सेक्टर है। उसमें आप जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है ना। तो अब यंग लड़के जितने भी हैं वो कोर्सेज करके और बड़ा बेहतरीन ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्सेज हैं आपके जो है वो फ्रीलांस बहुत सारे काम कर रहे हैं और पूरी कंपनियां जो है ना इस पे काम कर रही हैं। सिस्टम्स वाले हैं जैसे फोलियो है, आईबेक्स वाले हैं, तो बहुत सारे इसमें फील्ड निकलती हैं। तो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो कि बाहर की कंपनीज को जो है वो सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं, ERP है, SAPs है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस लाइन में जो है वो बड़ा पोटेंशियल है IT की लाइन में, और हमारे पास समझ लेंगे $600 बिलियन की जो है वो इंडिया ने मार्केट कैप्चर की हुई है। हम अभी तक 3 बिलियन तक ही 2.5-3 बिलियन बड़ी मुश्किलों से 3 तक पहुँचते हैं कभी वो। तो हमारे आपको पता है हमारे पास इंटरनेट का ही मसले से हम बाहर नहीं आ रहे, तो पहले तो इंटरनेट के मसले से बाहर आए और उसके बाद जो है क्योंकि मैं आपको बताऊं जो मेरी बाहर वालों से बात होती है वो ये कहते हैं कि हमें सबसे अच्छा काम पाकिस्तानियों का लगता है। असल में इनसे नेगोशिएट करना बहुत आसान होता है क्योंकि जल्दी बात मान जाते हैं, ठीक है, और इनकी प्राइस बहुत रीजनेबल है। इस पूरी रीजन में चाइनीज और इंडियन से ज़्यादा उनका पर कैपिटा बहुत हाई हो गया, बहुत हाई है अभी बहुत अच्छा उनकी। और कहने लगे इंडिया जो है वो अब ये समझ लें कि अब लोग बाहर से वापस इंडिया जा रहे हैं। तो मेरी एक साहब से बात हो रही थी कनाडा में, तो उन्होंने कहा कि भाई अब आपको यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर और IT से रिलेटेड लोग हैं इंडियंस वो कम नज़र आ रहे हैं क्योंकि वो वापस अपने बेंगलुरु और कलकत्ता और ये सारी जगहों पे जा रहे हैं और वहाँ पे इससे ज़्यादा उनको सैलरी मिल रही है। तो वो कह रहे हैं कि भाई हम अपने मुल्क में इससे ज़्यादा सैलरी कमा रहे हैं तो हम यहाँ पे रह के क्या करेंगे। तो आप ये देखें कि क्या वो कहाँ पहुँच गए हैं जो कि हमें पहुंचना था हमसे पहले। आप देख लें ज़रा पीछे, ज़रा आज से कोई 10-15 साल पीछे चले जाएं और इंडिया का हाल देख लें, ठीक है, और आज वो कहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या कौमी तराना पढ़ के हम क्या 14 अगस्त पे झंडे हिला के बड़े बड़े झंडे 50-50 फुट के 60 झंडियां होती हैं, वो चाइना को बिजनेस मिल जाता है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इससे हम तरक्की कैसे हासिल होगी, ठीक है ना। तरक्की हासिल करने के लिए तो एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी ना, एक मुस्तहकम स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी आपको। ऐसे सोबर लोगों को जो समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, जो बुर्दबार हैं, उनको पता है कि किस तरह से पॉलिसी बनती है, उसको किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो वो तो आप कर नहीं रहे। आप तो बहुत ही सॉरी टू से बहुत ही जो है लो प्रोफाइल लोगों को आप जो है इतने आप ओहदे दे रहे हैं जिनको ना बात करना है, और वो हमारे लिए जो है बायस से जो है ना शर्म है कि जब वो बात करते हैं तो पता चल जाता है कि किस तरीके से वो बात कर रहे हैं और किस तरह से उनका उठना बैठना है। तो जो हमारे जो भी इस मुल्क को चला रहे हैं, सबको मालूम है कि कौन मुल्क को चला रहा है, तो उनको सोचना चाहिए कि अगर मुल्क को आगे लेके जाना है और हमारे जो रीजन है इंडिया से compete करना है, तो आप हथियार से नहीं कर सकते। आपको इकोनॉमिक जंग जो है वो आपको जीतनी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री इनको बहुत मजबूत करना पड़ेगा,
ठीक है, इनको एक कंसिस्टेंट पॉलिसी के ज़रिए चलना पड़ेगा, आप किसी को दबा के आप नहीं कर सकते। तो और बहुत ही साथ लेके चलना पड़ेगा, ठीक है ना। ये इसका एक आपको बिल्कुल अलग निज़ाम होता है, इसको इस तरह से लेके आप लेके चलें तो बाकी सब चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी वक्त के साथ साथ, लेकिन आपको समझदार लोगों को इंडक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे आप लोकली भी काम कर रहे हैं मेरे ख्याल से, आपने भी मेरी डिस्कशन चल रही थी। देखिए, मेरा तो 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस है। मैं टेरी टॉवल का एक्सपोर्टर हूँ यूएसए, यूके, जापान में। लेकिन अभी हमने कोई लास्ट 1 ईयर से हमने एक ई कॉमर्स लाइन में भी हमने एंटर हुए हैं और हमने H&A-store.com के नाम से जो एक वेबसाइट बनाई है। ये वेबसाइट बेसिकली मल्टी वेंडर साइट है जिसको हम मार्केट प्लेस कहते हैं, ई कॉमर्स मार्केट प्लेस। ई कॉमर्स मार्केट प्लेस ऐसा होता है कि जैसे आपने एक बहुत बड़ा सा एक मार्केट प्लेस बनाया है जहाँ पे कोई भी शख्स आए जिसको जो ऑथेंटिक हो और वो उसके पास प्रोडक्ट्स हों, वो अपना स्टोर फ्री ऑफ कॉस्ट बनाए और अपनी प्रोडक्ट बेचे। जब वो बिकेगी उस पे जो कमीशन होगा उसमें से हम एक नॉमिनल सा हम चार्जेस लेंगे, लेकिन वो टोटल जो है वेबसाइट फ्री होती है। बहुत सारी और वेबसाइट हैं जो ऑलरेडी पाकिस्तान में काम कर रही हैं और इंशाल्लाह जो है हम भी एक समझ लें कि कंपटीटर हम एक और जो है वो मार्केट में आ गया है। तो H&A-store.com के नाम से हमारी वेबसाइट है। लाइक सिमिलर दराज भी आई थिंक सेम पॉलिसी रखता है कि आप चार्ज नहीं करता शुरू में, वो जब बिकता है तभी चार्ज करता है। जी हाँ, दराज का मॉडल भी जो है वो हमारे मॉडल से मिलता हुआ है। वो भी मार्केट प्लेस है, हम भी मार्केट प्लेस हैं। अली एक्सप्रेस जो है अगर और बात की जाए तो वो भी हैं। तो वो सिमिलर यही है कि आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो, हमारा ये है कि हम सिलेक्टेड कर रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरर ले रहे हैं ज़्यादा। हम वो कोशिश कर रहे हैं कि जो कस्टमर उस पर आए तो उस पर वो उनको प्राइस मिले जो कि कम से कम हो, ताकि वो अगर जो है ख़रीदे तो उसको, क्योंकि आप देखें ना कि लोगों की अब कुव्वत ख़रीद इतनी नहीं रही है, ठीक है ना, क्योंकि इतने एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं लोगों के। और जब महंगाई बढ़ती है तो आपको पता है एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब मैं चाहता हूं कि जहाँ पे भी लोग जो है वो ऐसी चीज़ में उनको प्रोवाइड करूं कि वो कम रेटों पे अच्छी मुनासिब और अच्छी क्वालिटी की चीज़ हो। तो वो वही मुमकिन है कि आप बीच के जो मिडिल मैन है वो आप उनको हटा दें और डायरेक्ट जो है मैन्युफैक्चरर को लेके आएँ, डायरेक्ट जो ब्रांड्स हैं उनको लेके आएँ, ताकि जो बीच के जो कमीशन मेकर्स हैं वो सब हट जाए। तो ये हमारा, मुझे ऐसा लगता है शायद आपका तो एक इंटरनेशनल, ऐसे ही मुझे आइडिया है, इंटरनेशनल बिजनेस फोरम है, तो उसमें B2B जो अलीबाबा वाला कॉन्सेप्ट है वो होना चाहिए कि B2B लोग हों, तो जितने भी आपकी कम्युनिटी के इंटरनेशनल फोरम के बंदे हैं उनकी अपनी प्रोडक्ट्स और लिस्ट लगी हो। और वो देखें वो हम जो है बिल्कुल प्रोवाइड कर रहे हैं। इंटरनेशनल बिजनेस फोरम का मकसद ही यही है कि जब हम एक दूसरे से मिलाते हैं तो जो बड़ी बल्क क्वांटिटीज़ में जो लोग काम करना चाहते हैं तो वो उनसे काम कर लेते हैं। कोई जॉइंट वेंचर्स करना चाहे तो वो वहाँ पे हो सकता है, लेकिन वो अंडर द प्लेटफॉर्म ऑफ IBF अगर हो तो उसमें उनकी सिक्योरिटी है, ठीक है ना। लेकिन अगर वो खुद भी करना चाहें तो वो मोर देन वेलकम है। अगर आप फिर वो इंडिविजुअल हैसियत पे आप कारोबार कर सकते हैं और लोग करते हैं बिल्कुल। और हमारा जो H&A स्टोर है उसमें इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी जो है वो हम B2B भी हम लॉन्च कर रहे हैं। उसमें कॉर्पोरेट सेक्टर को हम इन्वॉल्व करेंगे, उसके लिए हम अभी प्लानिंग चल रही है। उसका भी हम यही करेंगे कि जो मैन्युफैक्चर बल्क क्वांटिटी में देना चाहते हैं तो वो अपनी आपको ऑन स्पॉट रियल टाइम में जो है वो आपको रेट कोट कर सके। अच्छा, कोई भी एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, बिकॉज यहाँ पे भी मैंने देखा बहुत सारे यंगस्टर हैं जिसमें भी हमारा डिस्कशन हो चुका IT के ऊपर, लेकिन कुछ कहते हैं यार जो इतना कंप्यूटर रिलेटेड नहीं होते, कहते हैं हम फिजिकली वर्क करने में बहुत बेहतर है। तो उनके लिए क्या सजेशंस होंगी कि वो किस एरिया में बहुत आराम से आ सकते हैं और अपॉर्चुनिटी इस वक्त करंटली, क्योंकि चाइना के अपने ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा हुआ है, अमेरिका ने लगाया है, तो कहते हैं कि यार ये एक ऐसे एरिया कैटेगरी वाइज या आइटम वाइज कि इसमें भी फ़ौरन जा सकते हैं। देखिए, इस वक्त तो जैसे मैंने आपको बताया कि IT जो है सबसे यंगस्टर्स के लिए सबसे आसान जो है वो IT सेक्टर है, क्योंकि उसमें जो है वो जो एक एज जिनकी हो चुकी है वो इसमें नहीं आ सकते, क्योंकि उनको ज़ाहिर होता है पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो यंग लड़के तो पढ़ के आ रहे हैं और वो काम कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर कोई मतलब ऐसा शख्स है जिसके पास पैसे हैं और वो एक्सपोर्ट करना चाहता है, उसको ये सोचता है कि यार मैं किस तरीके से एक्सपोर्ट करूं,
तो वो हमसे बिल्कुल रब्ता करें। हम उसको पूरी, ना सिर्फ अभी जैसे हम वर्कशॉप्स करते हैं उसमें हम बताते हैं कि कंपनी किस तरह फॉर्म की जाती है, टैक्सेशन किस तरह से पे की जाती है, उसको ना सिर्फ हम जो है वो अच्छे जो है एम्प्लॉय भी प्रोवाइड कर देते हैं। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की कंपनीज हैं, वो उनको वो भी कर सकती हैं। और अगर छोटे पैमाने पे करना चाहें तो वो भी हम उनको बता सकते हैं कि भाई आप एक स्मॉल कंपनी जो है बिल्कुल स्टार्टिंग से आपने करना चाहें, ट्रेडिंग कंपनी करना चाहें, मतलब एज ए कमर्शियल एक्सपोर्टर, तो वो भी हम बताए थे कि भाई आपने इस तरह कंपनी खोलनी है, कंपनी खोलने का किस तरीके से, सोल प्रोप्राइटर है, एओपी है, आपने जो है प्राइवेट लिमिटेड खोलनी है, तो वो हम पूरी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हम सेमिनार्स करते रहते हैं, उसको बताते रहते हैं। अच्छा, इस सेमिनार के थ्रू वैसे वो जाके आपके साथ कनेक्ट होकर अगर उसको एजुकेशन हासिल करनी हो पूरा प्लेटफॉर्म पे, उसको सीखना हो, तो वो भी कर सकता है? ज़ाहिर बात है, हम जो है वो एज ए इंस्टीट्यूट तो कोई इंस्टीट्यूट नजर में है आपके कि वहाँ जाके कनेक्ट करें? देखिए, कारोबार सिखाने के लिए तो ज़ाहिर बात है फिर वो आपके IBA है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, वो आपको बिजनेस सिखाते हैं, लेकिन वो सिर्फ आपको बिजनेस सिखाते हैं थ्योरेटिकल, ठीक है ना। आपको खुद जो है वो प्रैक्टिकली इसमें, और जिस शहर में बोल्टन मार्केट और जोड़िया बाजार जैसी मार्केटें हों और वो वहाँ पे काम ना कर सके, मैं तो कहता हूँ कि उसके लिए बड़ी बाइस शर्म है। क्योंकि जब आप वहाँ जाते हैं और आपकी आंखें खुल जाती हैं कि आपने अगर सिर्फ ट्रेडिंग ही की ना, थोड़ी सी मेहनत करके एक आपने फेसबुक पेज बना लिया और आपने दबा के मार्केटिंग करना शुरू कर दी उसमें, ठीक है ना, तो शुरू में आपको 3-4 महीने लगेंगे अपनी मार्केट बनाने में, लेकिन आप ये समझ लें कि साल भर के बाद आपके पास टाइम नहीं होगा। तो ये तो बहुत बड़ा वास्ट काम है। और अगर आपने एक्सपोर्ट में ही जाना है, आपके पास आपको कहीं से पैसे मिल गए हैं और आपने कहना है कि नहीं मैं तो इसको एक्सपोर्ट में ही जाऊंगा, तो एक्सपोर्ट में भी वही तरीका है कि आप एक वेबसाइट अच्छी बनाएं, ठीक है जी, और अपनी मार्केटिंग जो है एक अगर आप खुद कर सकते हैं, आपके पास वो स्किल है लेटर्स लिखने की, तो आप इंटरनेट पर सारी कंपनीज मौजूद हैं, आप उनको अपनी प्रोडक्ट जो है वो बाकायदा अच्छी तरीके से फोटोग्राफ करके उसको अच्छा जो है एक ब्रोशर बना के भेजें। और यहाँ पे जो है उनकी ज़्यादातर कंपनीज की आउटसोर्स होते हैं, वो इंस्पेक्शन टीम्स होती हैं, वो आती हैं। मैं भी अपने बायर के लिए इंस्पेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ। मैं जो भी नया कहते हैं आता है वो, तो मैं जाता हूँ, चेक करता हूँ कि भाई ये वाकई एग्जिस्ट करता है, उसकी क्वालिटी इतनी है इस काबिल। फिर इनलाइन इंस्पेक्शन भी होती है, फिर फाइनल इंस्पेक्शन भी होती है, वो हम करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं। नहीं, बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। इन फ्यूचर आपका जो फोरम है उस पर क्या प्लान है कि ये हम इन फ्यूचर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं? देखिए, सबसे अहम बात जो है वो ये है कि हम जो है एक ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अचीव कर चुके हैं, तो अब हमारे पास जो है वो पे बैक करने का वक्त आ गया है कि हम रिटर्न बैक करें सोसाइटी में। तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम अपने कारोबार को इंक्रीज़ करना के साथ साथ जो भी हमारे साथ कनेक्ट होता है हम उसकी भी हेल्प आउट करें जितनी हमसे हो सकती है। एक तो ये हमारे जहन में है। दूसरा ये कि हमारा जो सबसे अव्वलीन है वो ये है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट और पाकिस्तानी बिजनेसमैन को हम इंटरनेशनल फोरम पे लेके जाएं और वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है ना उनकी रिकग्निशन कराएं। तो इन फ्यूचर जो है वो हम बाहर एग्जीबिशंस भी करा सकते हैं, हम अपने वफ्द लेके भी जा सकते हैं और हम लेके जाएंगे भी, और वहाँ पे हम ये सारी एग्जीबिशंस और ये सारी जो ट्रेड बॉडीज़ हैं उनके साथ हम लाइजन भी करेंगे, उनके साथ हम जो है कनेक्ट भी होंगे, और उनके साथ हम सारे अपने जो मेंबर्स हैं उनका डेटा भी शेयर करेंगे कि भाई आपको जो भी चीज़ चाहिए आप ये हमारे मेंबर्स हैं, आप ये अच्छी प्रोडक्ट है, हम उनके रिकमेंडेशन भी करेंगे। ये सारी चीज़ें हमारे जहन में हैं। यानी बहुत अच्छा आइडिया। आपकी एक माशाल्लाह से बहुत अच्छी जर्नी है। आपने देखा होगा बहुत सारे एंटरप्रेन्योर खुलते हैं, बंद होते हैं, तो उसमें कभी क्या आपने कोई एनालाइज किया कि ये गलती ज़्यादातर लोग करते हैं जिस वजह से बंद होते हैं? देखिए, जो मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस बताता हूँ, ज़्यादातर लोग जो हैं वो लालच और लाइल्मी की वजह से नुकसान उठाते हैं, ठीक है ना। अब ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट है सुपरफिशियल, लेकिन जहाँ पे भी आप इन डेप्थ चीज़ें देखेंगे तो वो आपको पता चलेगा कि ये इसी के अंदर फॉल करती हैं। ला इल्मी ये है कि आपने सारी ज़ुबानी कलामी बात कर रहे थे, ठीक है ना, ज़ुबानी कलामी बात हो रही थी, कोई आपने रिटर्न कोई एग्रीमेंट नहीं किया हुआ था किसी के साथ भी, और उसने आपको जो है धोखा दे दिया। आपने ज़ाहिर बात है आपका जो अगर एक दफ़ा कैश फ्लो हाथ से चला गया, आपकी इन्वेस्टमेंट आपके हाथ से चली गई, तो आपने बंद ही करना है, उसको नुकसान ही होना है। या आपने किसी को बगैर इन्वेस्टिगेट करे, बगैर किसी के रेफरेंस से आपने किसी को माल दे दिया, लाइल्म थे आपने उसको माल दे दिया, आपने पूछा ही नहीं कि मार्केट रेपुटेशन इसकी क्या है, ठीक है, वो खा गया पैसे आपके, ठीक है। इसी तरह आपकी चीज़ जो है वो एक शख्स जो है वो आपसे बहस ही नहीं कर रहा कि भाई मैं इतने में नहीं इतने में लूँगा,
सही है। आप कह रहे हैं यार मुनाफा अच्छा है, इसको टिका दो। तो जब ये जब सोच आती है तो फिर आपको अल्टीमेटली वो तो खरीद ला है, उसको तो फ्री में मिल रहा है माल, उसने तो माल बेच के देना पैसे, वो खा जाता है पैसे। तो बात यह है कि आपने जो है वो सबसे अवलीन तरजीह ये है कि आप सारी चीज़ें लिखें, लिखत पढ़त करके करें, थोड़ा सा एक्सपेंस बढ़ेंगे आपके। आप डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सारी चीज़ें बनाएं। अगर आपने किसी को माल देना है तो आप गेट पास साइन कराएं उससे, ठीक है कि भाई हाँ ये लिया था। क्या आप अगर आप किसी जगह जाएं तो कुछ तो आपके पास प्रूफ हो ना कि भाई मैंने इसको ये पैसे दिए थे या ये दिया था। और ज़्यादातर कोशिश करें कि बैंक ट्रांजेक्शन करें। ये जो कच्चे की कैश में जो ट्रांजेक्शन होती है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी जो है अगर आप कच्चे में भी कर रहे हैं तो थोड़ी सी नॉलेज आपको होनी चाहिए, किसी रेफरेंस के तहत आप जाएं उसके पास और उसको माल दें। तो ये मेजॉरिटी जो है लोग जो नुकसान उठाते हैं वो इसी वजह से उठाते हैं। अच्छा अली भाई, हमारा ज़्यादातर जो होता है वो कोशिश होती है कि एंटरप्रेन्योर नए आने वालों के लिए देखो कि स्किल बेस्ड पॉडकास्ट करते हैं, तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या मैसेज देंगे कि अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या अदर किसी मिड वे में है तो उनके लिए आपकी क्या सजेशंस है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो 13 से 14 साल की उम्र है ना, और माँ बाप ये समझ रहे हैं कि जो है ना अभी तो इनके पास टाइम है, ये है वो है, तो और वो कभी भी नहीं चाहते कि बच्चा जो है वो इस उम्र में जो है वो कमाने लगे। मैं ये समझता हूँ कि उनको जो है ना इस उम्र से जो है वो स्किल जो है वो देना बहुत ज़रूरी है। आप उनको ये अभी छुट्टियां आ रही हैं, इसमें आप उनको आईटी की कोर्सेज कराएं, उनको किसी ना किसी चीज़ में आप इन्वॉल्व करें, बजाय इसके कि वो वीडियो गेम खेलें, यूट्यूब में देखें और बेकार की गेमिंग में टाइम ज़ाया करें। उनको आप जो है वो एक सर्टेन टाइम जो है ना वो उनका स्किल्ड बेस जो है वो एजुकेशन जो है वो दिलाएं ताकि वो अपनी अर्निंग कर सकें। दूसरा ये कि जो नौजवान जो हैं अपनी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे शऊर आता है इंसान को, लेकिन उसके साथ साथ आप स्किल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कोई भी काम करें, देखें दुनिया भर में जो है वो बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, ये प्लम्बिंग के और इलेक्ट्रिशियन के और जितने भी ये काम होते हैं बड़े एक्सपेंसिव होते हैं और इनके बाकायदा तौर पे सर्टिफिकेशन और लाइसेंस होता है, उसके बगैर होता नहीं है। तो अगर आपने पाकिस्तान से बाहर जाना है तो ये आपको स्किल लेनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आपने पाकिस्तान में रह के करना है तो इस वक्त जो है वो आईटी में आपको जो है वो आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं जो कि आपको ये करना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं कर सकते तो आप सोशल मीडिया जो है ना उसको अगर आप एक्सपर्ट बन जाए कि किस तरीके से जो है वो कैंपेन चलानी है, किस तरीके से आपने टारगेट ऑडियंस को सेट करना है, किस तरीके से आपने जो है वो बजट सेट करना है, और आपको अगर ये चीज़ आ गई और लीड जनरेशन समझ में आ गई तो यही जो है आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो अच्छी पे करना शुरू कर देंगे लोग। तो बाकी जो है कंटेंट राइटिंग अगर आप की स्किल्ड है तो अगर आप वो उसको पॉलिश करें, ठीक है ना, आपको अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का शौक़ है वो करें, वीडियोग्राफिंग का है वो आप करें, ठीक है ना। तो मतलब ये कोई ना कोई ऐसी जो 3-4 महीने का कोर्स है वो आप करके और आप जब लग जाते हैं तो इसमें आप अपने आइडियाज़ लेके आएँ और बड़ी अच्छी इसमें जो है आजकल जो है वो सैलरी मिल रही है बच्चों को। और अभी मेरे ख्याल से काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स भी खुल गए जिनको ज्वाइन करके बहुत ईजीली वहाँ पढ़ सकते हैं, फिजिकली पढ़ना है फिजिकली पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं ऑनलाइन। मैं आखिरी सवाल आपसे बस मेरा ये है कि फ्यूचर में आप खुद भी तो कहीं ना कहीं से कुछ स्टडी करते होंगे, तो वो कहाँ से अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, कैसे अपने आप को जो आने वाले मसाइल से जो टेक्नोलॉजी चेंज होती है कैसे टाइम निकालते हैं, कैसे अपने आप को अपडेट करते हैं? देखिए, हम तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अपग्रेड करने के लिए वो है इंटरेक्शन। ऐसे लोगों के साथ आप उठे बैठे हैं जिनकी जो है नॉलेज उस पर्टिकुलर फील्ड में हो, बजाय इसके कि मैं उससे सवाल करूं जिसकी कोई फील्ड ही नहीं है। अब मैं वकील से मेडिसिन का सवाल तो नहीं करूंगा, तो आप रेलिवेंट लोगों से आप बात करें। रेलिवेंट अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप उसकी तरफ तवज्जो दें, क्योंकि मेरा बिजनेस ओरिएंटेड काम है तो मैं उन लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करता हूँ जो कि कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं मुझे इन्फॉर्मेशन, और मैं भी उनको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो मैं उस तरीके से करता हूँ। बाकी जो लोग भी अपना टाइम ख़राब करते हैं, मैं कहता हूँ कि भाई आप रातों को ना बैठें, फिजूल अपना टाइम ज़ाया ना करें, बजाय इसके कि आप ज़ाया करते हैं। आप रेलिवेंट जो है वो इंटरनेट भरा हुआ है, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप किताबी ख़रीद के परचेज़ करके फिर पढ़ें। इंटरनेट पर वो किताब अवेलेबल होती है, आप उस इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड अब आपको पता ही तो ग्लोबल वर्ल्ड जो है जितनी वो तो समझ के आ गई है आपके हाथ में, तो आपका मोबाइल ही आपका ऑफिस है, आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मैं आखिर में सिर्फ ये मशवरा दूंगा कि देखें पाकिस्तान जो है उसके मिनरल जो रिजर्व्स हैं
वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है इस वक्त, ठीक है। दुनिया में जो है वो सारी नज़रें जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान की तरफ है। तो गवर्नमेंट को और जितने भी मुक़्तदिर हल्के हैं उनको मैं आजिज़ी से, एहतराम से जो है उनको मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि देखें, इसका आप बड़े एहतियात से कॉन्ट्रैक्ट करें। उनके साथ जो है डील आपने करनी है वो पाकिस्तान के मफादात को सामने रख के करें। छोटे पैमाने पे छोटी सोच के साथ ना करें, बल्कि इसको ऐसा सोचें कि 2026 में हमने पाकिस्तान को अगर कहीं पहुंचाना है अच्छी जगह पे और इस पूरे रीजन में एक मजबूत और ताकतवर मुल्क बनाना है, क्योंकि देखें हमारे और आपके बच्चों का मुस्तकबिल यही है। अगर हम चाहते हैं आप कि हम यहाँ से चले जाएं छोड़ के, तो आप वो काम ना करें, ठीक है। आप गलत फैसले करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम ना जाएं और पाकिस्तान का नाम रोशन हो, तो एक एक पॉइंट इसको छोड़ दें कि कौन पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है, किसको फ़ायदा पहुंच रहा है, किसको फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। आप ये देखें कि इज्तिमाई तौर पे पाकिस्तान को कहाँ फ़ायदा पहुंच रहा है, ठीक है। फिर जो पाकिस्तान में टोटल जो सूबे हैं उनको सबको साथ मिला के आप चलें, ठीक है। और ये मैं कहूँगा कि जो है इस वक्त जो है वो यूनिटी की बहुत ज़रूरत है। आप सबको मिलाएं, सबके जो है बात सुनें और उनकी जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करें, बजाय इसके कि फोर्सफुली करें। उनको प्यार मोहब्बत से अपने साथ गले लगाएं और उनको आगे लेके चलें। नहीं, बहुत अच्छा मैसेज और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। अगर इंशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारे साथ इंटरेक्शन रहेगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रही है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ करंट अफेयर पे भी आपके साथ बात करें। फिलहाल अभी तक के लिए तो अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।